Hello kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. Variation. The two quantities are said to be in variation if the value of two quantities depend on each other in such a way that a change in one result in a corresponding change in the other. For example, as the number of items increase, their cost also increase. As the number of workers increase, the number of days taken to complete the same work decrease. Variation means दो क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है, एक की वैल्यू में चेंज होगा तो दूसरे की वैल्यू में भी चेंज होगा. जैसे कि अगर किसी के नंबर ऑफ आइटम बढ़ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है उसके साथ साथ, तो ये तो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन. लेकिन जैसे 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 नंबर ऑफ डेज हम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए जो वर्कर है वो वर्क है वो कम डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट वेरिएशन. नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेरिएशन. Variation is of two types, direct variation and inverse variation. Direct and inverse. अब समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है. Direct variation, a relationship between two variables in which one is the constant multiple of the other is called the direct variation. Means एक की वैल्यू में चेंज होगा तो दूसरे की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी. In particular, when one variable change in proportion to the first, if B is directly proportional to A. अगर B और A directly proportionate है, the equation is in form of B equals to KA. K क्या है यहाँ पे constant है. Equation Y equals to 4x. Variable Y is direct proportionate to x. जो variable Y है और x है वो directly proportionate है. Doubling x cause Y to double. अगर x की वैल्यू को डबल करेंगे तो y की वैल्यू भी डबल होगी, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी. ट्रिपलिंग x कॉस y टू ट्रिपल. अगर x की वैल्यू को 3 टाइम्स करेंगे तो y की वैल्यू भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी. कंसीडर गिवन बिलो. नंबर ऑफ पेन दे रखे हैं 3, 4, 5, 6, 7. कॉस्ट 30, 40, 50, 60, 70. जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन्स बढ़ते जा रहे हैं, 3 से 4 हो रहा है तो 10 रुपीज़ कॉस्ट बढ़ती जा रही है. एवरी टाइम नंबर ऑफ पेन 1 इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट जो क्या है 10 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है. 3 पेन है तो 30 रुपीज़ है, 4 है तो 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 70. तो ये क्या हो गया डायरेक्ट वेरिएशन. मीन्स एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रही है. हियर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट अ नंबर ऑफ पेन इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज. नाउ 3/30 तो क्या हो जाएगा 1/10. 4/40 करेंगे तो भी 1/10. 5/50 1/10. 6/60 1/10. 7/70 करेंगे तो 1/10. मीन्स सेम प्रपोर्शन में बढ़ रही है. एक नंबर पेन का बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कॉस्ट 10 रुपीज़ बढ़ रही है. देयरफॉर ईच रेशियो रिड्यूस टू 1/10 विच इज कॉन्स्टेंट. देयरफॉर वी कैन एक्सप्रेस इट इन जनरल फॉर्म x अपॉन y इक्वल्स टू k और x इक्वल्स टू k y. x और y उनकी वैल्यू क्या कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू वाई. नाउ कंसीडर द वैल्यू ऑफ x एज x1 एंड x2 एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एज y1 एंड y2. देन x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k y1 एंड x2 हो जाएगा k y2. तो x अपॉन y1 इक्वल्स टू k एंड x2 अपॉन y2 अपॉन इक्वल्स टू k. तो किस डायरेक्ट वेरिएशन में इस तरीके से होगी x अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. Another version of direct variation. The cost of different number of pen is given below. नंबर ऑफ पेन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और कॉस्ट दे रखी है आपको रुपीज़ में 20 रुपीज़, 40 रुपीज़, 60 रुपीज़, 80 एंड 100. एवरी टाइम कॉस्ट क्या हो रही है 20 रुपीज़ बढ़ रही है. नंबर ऑफ आइटम 1 इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट क्या हो रही है 20 रुपीज़ बढ़ रही है. सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन इन फर्स्ट कॉलम टू द नंबर ऑफ पेन इज थर्ड कॉलम इक्वल्स टू 1/3. फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये वाला और ये क्या है थर्ड कॉलम, तो 1/3 है. एंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन इन फर्स्ट टू द कॉस्ट ऑफ पेन इन थर्ड कॉलम इज 20/60 इक्वल्स टू 1/3. फर्स्ट कॉलम में हमारा 20 है और थर्ड कॉलम में 60 है तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 और पेन का भी 1/3. अंडरस्टैंड. Therefore, the number of pen is directly proportionate to their
cost, because as the number of pencil increase, their corresponding cost also increase and vice versa. Example लेते हैं, if 20 pen cost ₹100, find the cost of 30 pen. हमें नंबर ऑफ पेन दे रखे हैं, अगर 20 है तो कॉस्ट कितनी है? ₹100. अगर नंबर ऑफ पेन 30 हो जाते हैं तो कॉस्ट कितनी होगी? हमने सपोज किया कि जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? X रुपीज़. एज द नंबर ऑफ पेन इंक्रीज देयर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज. पहले हमें देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन. अगर नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, दैट मीन्स ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन. As the number of pen increase, their cost also increase. Therefore, they are in direct variation of proportion. तो क्या हो जाएगा हमारा? 20/100 equals to 30/x. जैसे कि हमने पहले किया था. x ये हो जाएगा x1 और x2 equals to हो जाएगा y1 and y2. इस तरीके से हम लिख लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x इक्वल्स टू 30 इंटू 100. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 इंटू 100/20 इक्वल्स टू 150 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ 30 पेन क्या हो जाएगी? 150 रुपीज़. तो इस तरीके से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे इनवर्स वेरिएशन और प्रोपोर्शन. अभी हमने किया था डायरेक्ट वेरिएशन, अब हम करेंगे इनवर्स वेरिएशन. लेट अस ऑब्जर्व द गिवन टेबल which show the number of laborer and the corresponding number of days to complete job. यहाँ पे आपको दे रखा है number of laborer मीन्स कितने आदमी जो काम कर रहे हैं. 50 है, फिर 25 है, 20, 10 and 5. एंड number of days दे रखे हैं आपको. 50 लेबर है तो 2 है, 25 है तो 4 है, 20 है तो 5 है, 10 है तो 10 days एंड 5 है तो 20 days है. Now it can be observed that as the number of laborer decrease, जैसे जैसे number of laborer means जो आदमी काम कर रहे हैं वो decrease होते हैं, तो number of days जो वर्क को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज. सो द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज टू कंप्लीट द जॉब. इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ लेबरर एंड द नंबर ऑफ डेज आर वेरिएबल टू कंप्लीट द सेम वर्क. Such type of variation or proportion is known as inverse variation. इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज होती है. जैसे कि 50 इंटू 2 100, ये कांस्टेंट रहेगा. 25 इंटू 4 100, 20 इंटू 5 100, 10 इंटू 10 100, 5 इंटू 20 100. तो इनकी वैल्यू जो है x इंटू वाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, सब में 100 है. इन indirect variation x into y is constant. In other words, we can say that if x1 and x2 are number of laborer and y1 and y2 number of days, then x1 y1 is equals to x2 y2. x1 y1 किसके इक्वल हो जाएगा? x2 y2. और we can write x1 upon y2 is equals to x2 upon y1. x2 upon y1. Therefore, it can be concluded that if the two quantities x and y vary so that their product xy remain constant, x and y vary inversely. अगर वो इन्वर्सली है तो x और y की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी. एंड द वेरिएशन इज नोन एज इनवर्स वेरिएशन. ऐसे वेरिएशन को क्या कहते हैं? इनवर्स वेरिएशन. एग्जांपल लेते हैं. इफ x एंड y वेरी इन्वर्सली, फिल इन द ब्लैंक्स. अब देखिए x और y क्या है? इनवर्स वेरिएशन में है. यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, y की 10 है. नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? सिंस x एंड y आर इनवर्सली proportionate, so the product xy remain constant and is equals to 8 into 10 यानी कि 80 के इक्वल होगा. So first blank is filled by 80 divided by 2, 40 आ जाएगा. थर्ड में क्या हो जाएगा? 80 divided by 20 means 4. यहाँ पे आ जाएगा 80 divided by 5 कि 16. तो इस तरीके से टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी. यहाँ पे 80 divided by 80 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ये हमने टेबल कंप्लीट कर दी है. तो अगर इनवर्स वेरिएशन है तो x और y की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 7.
इफ 28 men do a job in 23 days, how many men can do it in 7 days? यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर नंबर ऑफ मैन 28 है तो वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 23 डेज में। अब अगर वर्क 7 डेज में हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, इसका मतलब है हमें नंबर ऑफ मैन बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन हो गया। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है कि नंबर ऑफ मैन x है। अब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, हेयर एज द नंबर ऑफ डेज इज लेस therefore the number of men will be more to finish the job, therefore it is the case of inverse variation। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देख के ये देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। x1 की वैल्यू है 28, y1 की वैल्यू है 23 इक्वल्स टू x इंटू 7। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 इंटू 23 अपॉन 7, यानी ये आ गई 92 मैन। तो 7 डेज में वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, 92। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी मैन कैन डू इट इन 30 डेज? अगर 15 लोग किसी काम को 20 डेज में कर सकते हैं तो 30 डेज में काम करने के लिए कितने लोग लगेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा। हमें नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज गिवन है। नंबर ऑफ मैन है 15, तो लगते हैं 20 डेज, एंड अगर 30 डेज हैं तो x हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो ये हमारा हो जाएगा 15 इंटू 20 इक्वल्स टू x इंटू 30। x की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 5 यानी 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 10। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 120 men had food provision for 200 days. After 5 days, 30 men left. How long will the remaining food last? 120 men हैं, उनके लिए 200 days का फूड है, लेकिन 5 दिन बाद क्या होता है, 30 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। How long, कितने दिन तक वो फूड जो है वो चलेगा? Since 30 men left, so the remaining food will last for 195 days for 120 men. But the number become 120 minus 30, क्योंकि 30 लोग छोड़ के चले गए तो नंबर क्या हो गया, 120 minus 30 means 90. Therefore the food will last more than 195 days. Therefore they will vary inversely. Number of men क्या है, 120, number of days क्या है हमारे 195, क्योंकि 5 days के बाद हमने वो किया है। एंड कितने लोग, 30 लोग चले जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 120 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स 90, और हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। इनवर्स वेरिएशन है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई बाय 195 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 260 डेज। अंडरस्टैंड? तो नंबर ऑफ डेज जितने के लिए फूड चलेगा वो क्या हो जाएंगे, 260। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 11, 125 सोल्जर हैव प्रोविजन फॉर 20 डेज residing in a fort, but some soldiers are transferred to another so that the food lasts for 25 days. How many soldiers are transferred? हमें क्या दे रखा है, 125 सोल्जर्स के लिए 20 डेज का फूड है, लेकिन कुछ सोल्जर्स का ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो फूड है वो 25 डेज के लिए हो जाता है। तो कितने सोल्जर्स है जिनका ट्रांसफ़र हुआ, हमने क्या, लेट द नंबर ऑफ सोल्जर लेफ्ट इक्वल्स टू x। नंबर ऑफ सोल्जर 125 है, नंबर ऑफ डेज 20 है, यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया है, 25, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं, मीन्स नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इनवर्स वेरिएशन है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 25। x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। x1 की वैल्यू क्या है, 125 इंटू 20 इक्वल्स टू x इंटू 25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 100। नंबर ऑफ सोल्जर्स ट्रांसफर्ड कितने हो जाएंगे, 125 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 25। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज टाइम एंड वर्क।
लेट अ पीस ऑफ वर्क कैन बी फिनिश इन 6 days, कोई काम है जो 6 days में पूरा हो सकता है, देन बाय द यूनिटरी मैथड, यूनिटरी मैथड आपको पता है जिसमें 1 का फाइंड आउट करते हैं, द वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6. ऑन द अदर हैंड, if the work done in 1 day is 1/6, the time taken to finish the work is 6 days. Next है rules to solve problem on time and work. If A can complete a piece of work in X days, the work done by A in 1 day हो जाएगा 1/X. If a work done by A is 1 day, तो 1/X is the time taken by A to finish the work in X days हो जाएगा. If A can finish a work in X days and B can do it in Y days, then A's 1 day का वर्क क्या हो जाएगा 1/X of the whole work, जो पूरा काम है उसका A का पार्ट हो जाएगा 1/X and B's 1 day वर्क हो जाएगा 1/Y of whole work. If A and B work together to do the same work, अगर दोनों मिलके उस पूरे काम को करते हैं तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/X प्लस 1/Y ऑफ होल वर्क. एग्जाम्पल से समझते हैं. रवि एंड राहुल कैन पॉलिश अ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग इन 25 days. रवि और राहुल मिलके एक बिल्डिंग का जो फ्लोर है वो 25 days में पॉलिश करते हैं. रवि अलोन कैन डू 1/3 of the work in 15 days. In how many days can Rahul alone polish the फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग? सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रवि और राहुल दोनों मिलके कितने डेज में पॉलिश करते हैं 25 days में, तो उनका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/25. रवि जो अकेला है वो 1/3 वर्क को 15 days में करता है, तो रवि अलोन कैन डू द 1/3 ऑफ होल वर्क कितना हो जाएगा 3 × 15 यानी 45 days में. तो रवि का 1 day का वर्क क्या हो जाएगा 1/45. तो राहुल का वर्क क्या हो जाएगा, रवि और राहुल के वर्क में से हम रवि का जो 1 day का वर्क है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो राहुल का आ जाएगा. तो 1/25 माइनस 1/45 ये हो जाएगा 9 - 5/225 यानी कि 4/225. राहुल अलोन कैन पॉलिश द 4 इन 225/4 days यानी कि 56 1/4 days हो जाएंगे. ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डेज. अंडरस्टैंड, इस तरीके से करना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 16. टुगेदर हरी एंड शंकर प्लो अ फील्ड इन 4 days. हरी और शंकर मिलके एक फील्ड को जो है 4 days में प्लो करते हैं यानी जोतते हैं, हल चलाते हैं. शंकर अलोन टेक 6 days प्लो द सेम फील्ड. शंकर अगर अकेला करता है तो उसको 6 days लगते हैं. इन हाउ मैनी डेज कैन हरी अलोन प्लो द फील्ड? हरी अकेला कितने दिन में करेगा? वी हैव टाइम टेकन बाय हरी एंड शंकर टू प्लो द फील्ड टुगेदर. दोनों मिलके करते हैं 4 days में और शंकर अकेला क्या करता है 6 days में. तो हरी और शंकर के 1 day का वर्क क्या हो जाएगा 1/4 और शंकर के अकेले का हो जाएगा 1/6. तो 1/4 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हरी का आ जाएगा. ये इन दोनों का वर्क था 1/4 माइनस 1/6 शंकर का 1 day का वर्क, तो ये हो जाएगा 3 - 2/12 इक्वल्स टू 1/12. नेक्स्ट एक्सरसाइज है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है. इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न.